चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। दरअसल में कोरोना और लॉकडाउन ने सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यहां पर विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जा रही हैं, लेकिन आज देश के वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। तकरीबन 3.25 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। आपके लिए इसमें क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुश्किलों का अंधेरा छटने वाला है, खुशियों की किरण जगमगाने वाली है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की तरफ से यही संदेश दिया जा रहा है। कोरोना से जूझ रही इकोनॉमी को समर्थन देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धनतेरस के दिन कई बड़ी घोषणाएं की। सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया गया। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड नहीं थे, जिनका वेतन 15,000 से कम है, वो इसके तहत आएंगे। सरकार का दावा है कि इस तिमाही में अर्थव्यवस्था की हालत में जरूर सुधार होगा। सरकार के अच्छे दिन के दावों को लेकर कुछ आंकड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ से आगे आए हैं। अक्टूबर के महीने में टाटा मोटर्स की बिक्री 80% बढ़ी है। टीवीएस की बिक्री में 22% का इजाफा देखा गया है। वहीं मारुति सुजुकी की बिक्री में भी 18.9% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन भी 10% तक बढ़ा है। लेकिन इन आंकड़ों के अलावा आरबीआई की रिपोर्ट भी आई है, जो अर्थव्यवस्था की धुंधली तस्वीर पेश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 2 तिमाही में जीडीपी बढ़ने की जगह घटी है। आरबीआई की रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारत के इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी आई है। नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए हैं, उसने भारत की ताकत को कमजोरी में बदल दिया है। विपक्ष सरकार पर वार कर रहा है, वहीं सरकार का दावा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके लिए रेटिंग एजेंसी मूडीज का हवाला भी दे रही हैं। मूडीज ने भारत की जीडीपी के अनुमान को बढ़ाया है। टीम न्यूज नेशन। अगली खबर बंगाल की सियासत से जुड़ी है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब बीजेपी मिशन बंगाल की तैयारी कर रही है और उसकी झलक दिखनी भी शुरू हो चुकी है पश्चिम बंगाल की सियासत में। बिहार में जीत, अब बीजेपी की बंगाल फतेह की तैयारी है। क्या बीजेपी का मिशन बंगाल सफल होगा? बंगाल की सियासत की 3 तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बंगाल में बीजेपी का लक्ष्य 200 सीट जीतने का है। बंगाल में चुनावी साल में ममता की मुसीबत बढ़ती जा रही है। तीसरी तस्वीर बंगाल में बढ़ते टकराव की सियासत की है। पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान किस कदर बढ़ चुका है, ये तस्वीर बयां कर रही है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पार्टी के बाकी नेताओं के साथ अलीपुरद्वार जिले में पहुंचे थे। यहां पर उनका काफिला गुजर रहा था, तभी सड़क किनारे मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ से पत्थर बरसने लगे। दिलीप घोष की गाड़ी आगे निकल गई, जबकि इस हमले की चपेट में पीछे आ रही कई गाड़ियां आ गईं। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाया है। ममता के खिलाफ बीजेपी बड़ी मुहिम चला रही है। वहीं पार्टी के अंदर भी ममता को चुनौती मिल रही है। विधानसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका मिलने के संकेत दिखने लगे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता कैबिनेट की बैठक में शुभेंदु अधिकारी शामिल नहीं हुए। शुभेंदु के अलावा 3 और मंत्री भी बैठक में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये लोग ममता से बगावत कर सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी का कद्दावर नेता माना जाता है। अगर वो बीजेपी में शामिल होंगे तो माना जा रहा है कि उससे टीएमसी को काफी नुकसान हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। तो बंगाल की सियासी उठापटक और इसके पीछे है बिहार के एनडीए के चुनावी नतीजे, जिसमें एनडीए को जीत हासिल हुई। लेकिन महागठबंधन को अभी भी मानो अपनी हार पर यकीन नहीं हो रहा। यही वजह है कि तेजस्वी यादव तो नतीजों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार में फिर नीतीश की बहार है। एक बार फिर नीतीश कुमार है। ये बात आरजेडी कार्यकर्ताओं को नागवार गुजर रही है। चुनाव नतीजों को लेकर आरा में महागठबंधन के समर्थकों ने हंगामा किया है। महागठबंधन के कार्यकर्ता काउंटिंग में गड़बड़ी का इल्जाम लगा रहे हैं। आरा में हंगामा हुआ तो पटना में चुनाव नतीजों के बाद पहली बार तेजस्वी यादव सामने आए। तेजस्वी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर वार किया। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। महागठबंधन की हार में जो सबसे कमजोर कड़ी सामने आ रही है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस लड़ी तो 70 सीटों पर, लेकिन 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। इस प्रदर्शन पर बिहार कांग्रेस के अंदर फूट नजर आ रही है। तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं।
देखिए, महागठबंधन का तो परफॉर्मेंस पुअर नहीं रहा, हमारा परफॉर्मेंस, कांग्रेस का परफॉर्मेंस पुअर रहा है। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, जहाँ तक वामपंथी मोर्चे का सवाल है, उन लोगों ने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और लेकिन हम लोगों से जो उम्मीद थी, कांग्रेस से जो उम्मीद थी, वो कांग्रेस नहीं कर पाई। दिवाली के बाद एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी, लेकिन आरजेडी हार मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव जल्द ही सरकार पर दबाव बनाने के लिए धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। देश इस वक्त त्योहार के रंग में रंगा हुआ है। दिवाली आ चुकी है और बाजारों में भीड़ ऐसे है कि पैर रखने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन कोरोना काल में यह भीड़ डरा भी रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वो एक बड़े खतरे की आहट दे रहे हैं। बाजारों में भारी भीड़, हर दुकान पर लोगों का जमावड़ा, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग और न ही कोरोना का खौफ। देश इस वक्त दिवाली के रौनक से जगमग है। बाजार भी दिवाली से पहले गुलजार है। दिल्ली का चांदनी चौक हो या फिर सरोजनी नगर मार्केट, हर तरफ बाजार में खरीदारी करने लोगों का जमावड़ा लगा है। इस वक्त हम दिल्ली की सबसे मशहूर मार्केट सरोजनी मार्केट में हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि आज की अगर बात करें तो आज धनतेरस का दिन है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों की ही अगर बात करें तो लगातार जो मामले हैं, उन मामले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार अपील जरूर की जा रही है। लेकिन अगर मार्केट की बात किया तो मार्केट में आपको रश दिख रहा होगा, चूँकि आज खरीदारी का दिन है, धनतेरस का दिन है। ऐसे लेकिन कोरोना संकट के बीच ये भीड़ डरा रही है, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो रही है। दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 8,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 85 की मौत हो चुकी है। लेकिन दिवाली की शॉपिंग में लगे लोगों को कोरोना से कोई डर नहीं लग रहा। तभी तो भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी जाने से लोग पीछे नहीं हट रहे। त्योहारों पर भीड़ की तस्वीर सुहावनी लगती थी, लेकिन ये कोरोना काल है, यहाँ पर इन तस्वीरों से डर लगता है। स्थिति देख लीजिए भागीरथी पैलेस, चांदनी चौक का, और हालात ये हैं कि 8,500 से ज़्यादा मामले कोरोना के आए, पर अभी भी यहाँ पर आपको ऐसा नज़ारा लगेगा जैसे नॉर्मल डेज हैं। त्योहार का उत्साह अपनी जगह सही है, लेकिन कोरोना संकट को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। आखिर ये आपकी जिंदगी का सवाल है। टीम न्यूज नेशन। जी हां, सवाल जिंदगी का है और शायद यही वजह है कि छठ पूजा पर भी अब कोरोना का साया मंडरा रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि छठ पूजा सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी। घाट पर लोगों की रौनक। नदी के किनारे और तालाब के किनारे बने घाटों पर जमा होकर सूरज को अर्घ देने की परंपरा। छठ पूजा के मौके पर बिहार से लेकर दिल्ली तक हर साल इसी तरह की रौनक दिखती है, लेकिन इस बार कोरोना का साया मंडराने से ये रौनक फीकी रहने वाली है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी। इसका मतलब है कि इस बार घाट पर जाकर लोग पूजा नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस बारी जो छठ पूजा, क्योंकि छठ पूजा पानी के अंदर होती है, तो उसको घाटों पे करने से के लिए मना किया गया है। होता क्या है कि एक ही मान लो वाटर बॉडी है, तालाब है, उसके अंदर 100 लोगों ने मान लो पूजा के लिए उतरे उसके अंदर, और 100 में से अगर 2 लोग भी या 4 लोग भी इन्फेक्टेड थे तो बाकी 100 को भी होने के चांसेस 100% ही है। वहीं छठ पूजा संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से मुलाकात की और गाइडलाइंस के साथ छठ पूजा में छूट देने की मांग की। रिक्वेस्ट हम लोगों ने गोपाल जी से की है कि कुछ नियम कानून कायदे ला करके और एक लिमिटेड संख्या में, जैसे ईद 50 लोग मना सकते हैं और बहुत सारे त्योहार सामूहिक तौर पे बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे ना होकर के कम संख्या में इकट्ठे होकर के हम छठ के पर्व को मनाएं। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले लोग दिल्ली में छठ पर्व मनाते हैं। पिछले साल दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए बड़ी तैयारी की थी। पूरी दिल्ली में करीब 1100 घाट बनवाए गए थे, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते केजरीवाल सरकार को सख्ती दिखानी पड़ रही है। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से रोजगार के मोर्चे पर आज एक अच्छी खबर आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1400 से ज्यादा जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दिया और खबर तो यह भी है कि आने वाले वक्त में योगी सरकार लाखों की संख्या में रोजगार देने पर काम कर रही है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय कहीं कोई लेन देन की आवश्यकता तो नहीं पड़ी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौकरियों में पारदर्शी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। धनतेरस पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा गिफ्ट दिया। सीएम ने 1438 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इन इंजीनियर्स का सिलेक्शन हुआ था। इस मौके पर सीएम ने सिलेक्टेड कैंडिडेट से सिलेक्शन प्रक्रिया की पारदर्शिता की बात भी की। देखिए, आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। जी सर। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहाँ ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूँ तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं सर। सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं सर, किसी तरह किसी चीज की जरूरत। और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? यूपी में योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के बड़े मिशन पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक राज्य में 50 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली के बाद इसका ऐलान कर सकते हैं। रोजगार के साथ पारदर्शी सिलेक्शन योगी सरकार का मिशन है। सीएम योगी का कहना है कि प्रतियोगिताओं में रिश्वत और सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं होगी। टीम न्यूज नेशन। चलिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं बिहार की। बिहार विजय के बाद नीतीश कुमार आज पहली बार सामने आए। अपनी पार्टी के चुने हुए विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार ने हार का ठीकरा चिराग पासवान पर फोड़ा, लेकिन सीएम पद पर पत्ता नहीं खोला। उन्होंने कहा कि इसका फैसला केवल जेडीयू नहीं बल्कि एनडीए में शामिल जो बाकी दल हैं वो करेंगे। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार को ऐसा कहना क्यों पड़ा, समझना यह भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार को लेकर सवाल भी उठते रहे। तो वही ना कहेंगे, कोई दूसरा कौन कहेगा? एनडीए की बैठक होगी और उसमें औपचारिक रूप से निर्णय होगा। तो जो बैठक वही बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन के बाद ही ना हो पाएगा। मीटिंग होगी उसके बाद हो ही जाएगा ना। तो हम लोग को क्या करना? एक बात हम बहुत साफ आपको करते हैं कि भाई कोई मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं, हमने तो काम किया। और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या करते हैं?